कोचिंग संस्थान मेघवाल समाज के माध्यम से जो बागरा में आयोजित है, एक बार जोरदार तालियां तमाम आयोजक जनों के लिए। मैं जितने भी युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, माता बहनें, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच में जिनके संरक्षक में कार्यक्रम हो रहा था, श्री 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 1008 परम आदरणीय गणेश नाथ जी महाराज, साथ में एडीओ साहब, डॉक्टर साहब, तमाम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भामाशाह हैं। देखिए, मैं मेवाड़ की दरा से आपके बीच में आया हूं तो ऐसे तो नहीं जाऊंगा, तो मैं चाहूँगा जितने भी युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, माता बहनें हैं, यदि मुझे मेवाड़ से आपके इस जालौर और बागरा क्षेत्र में बुलाया है तो बस ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट सुनिएगा, और 10 से 15 मिनट सुनने के बाद इसी दरी से, इसी जाजम से इस बात की कसम दिला के जाऊँगा कि अगली बार इस तरह का कार्यक्रम होगा तो कार्यक्रम ही नहीं, इसी दरी पर बैठने वाली समाज की एक बेटी और बेटा आईएएस बनकर यहाँ पर अतिथि में लौटेगा। इस बात का विश्वास इस सदन के माध्यम से आप सभी के बीच में रखना चाहूँगा। बाबा साहब की 4 पंक्तियों से मेरी बात को शुरुआत करूँगा, और जितने भी बड़े बुजुर्ग युवा साथी हैं 10 से 15 मिनट आप सुन लीजिएगा बाबा साहब के बारे में क्या कहें। लेकिन बाबा साहब को इस समय याद करूँगा। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। अब नहीं है मेघवाल समाज किसी का गुलाम, क्योंकि मेघवाल समाज के भविष्य की कहानी बाबा साहब ने लिखी, बाबा साहब ने लिखी। साथियों, जिस तरह से दीप ज्योति निःशुल्क कोचिंग संस्थान जो एक शिक्षा की पहल है, आप सभी बागरा के 11 गांव के जितने भी गणमान्य लोग हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिनका सहयोग रहा, आज मुझे इसमें स्पीकर के रूप में बुलाया, मैं तमाम लोगों का धन्यवाद अर्पित करता हूं। और मैं शिक्षा के बारे में कुछ बातें आप सभी के बीच में रखना चाहूँगा। सोचिए, किसी व्यक्ति को पानी पीने के मात्र से नहीं, आवाज मात्र से नहीं, सिर्फ परछाई मात्र से अपवित्र कर देते थे। उस जमाने में उस व्यक्ति ने शिक्षा का अधिकार बनाया और भारत के लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान लिखा। ये शिक्षा का दम है जो हमें डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हमें राइट्स ऑफ एजुकेशन के तहत दिया है। साथियों, जब एजुकेशन की बात करते हैं, वो बाबा साहब जय भीम के नारे लगाते हैं। बहुत सारे युवा साथियों को नहीं पता डॉक्टर BR अम्बेडकर का सपना क्या था। साथियों, और बड़ा गर्व भी इस बात का हम करते हैं कि जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को लिखा वो हमारे परदादा थे। इस बात का फख्र भी करते हैं कि जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया वो हमारे दलित वर्ग से आते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये नहीं है कि जब भारत का संविधान लिखने की बारी आई तो बाबा साहब को भारत के संविधान लिखने का मौका इसलिए नहीं मिला कि वो दलित थे, इसलिए भी नहीं मिला कि उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, इसलिए मिला कि जब भारत के संविधान को कौन लिखे, इस बात की चर्चा की, और चर्चा करने के बाद सभी गणमान्य लोगों ने ठाना कि किसको इसका अधिकार मिलना चाहिए। तो सोचो, उस जमाने में बाबा साहब को इसलिए अधिकार मिला कि उस जमाने में बाबा साहब से पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, इसलिए बाबा साहब को भारत के संविधान लिखने का मौका मिला। हमारा बड़ा फक्र होता है, हमें बड़ा आत्मविश्वास भी है। जिस दरा को मैं आज इस बागरा की धरती से मैं नमन करता हूं कि बाबा साहब ने सबसे पहला इसलिए कोटेशन दिया, शिक्षित बनो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि समाज सेवी बनो, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब समाज का बेटा और बेटी दरी पर बैठकर एक ही सपना देखेगा, वो है शिक्षा, तब जाके यह कहेगा आज से 3 साल पहले मैं वहां बैठा करती थी, आज से 3 साल पहले मैं वहां बैठा करता था। लेकिन यहाँ के 11 गांव के बागरा के निवासियों ने अपने अपने कोटि की कमाई से हमें शिक्षित किया, और आज हम 3 साल तक कार्यक्रम में नहीं आए, 4 साल तक कार्यक्रम में नहीं आए, तभी आए जब डोल नंगाड़ों के साथ आईएएस बनकर आए, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना सार्थक है। साथियों, क्योंकि जब वक्ता में बुलाया है तो आप सभी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से सुनना पड़ेगा इस समय में, क्योंकि सभी लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से मैं सभी को जानता हूँ, और लोग न जाने मुझे भी जानते होंगे। लेकिन जिस कारण से मुझे ये बुलाया है कि पिछले बहुत सारी भर्तियों में बागरा क्षेत्र के निवासियों में बहुत सारे पेरेंट्स ने ये अपने आप में मेहनत की, अपने आप में तपस्या तापी, न जाने मजदूरी की, न जाने कितने काम किए, फिर भी बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी नहीं लगा। बहुत सारे बागरा निवासी, हो सकता है बहुत सारे मेरे युवा साथी में कंपटीशन जो फाइट कर रहे हैं उनको मैं कोट करूंगा इस टाइम पर, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स मेहनत मजदूरी कर रहा है तो उसका हमें सिर्फ शिक्षा फल मिलना चाहिए। लेकिन कहना चाहूँगा एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, ऐसा क्या कारण रहा कि 70 साल की आज़ादी के बाद, 73 साल की आज़ादी के बाद आज हम जालौर जिले से 73 आईएएस और आरएस नहीं निकाल पाए। इस बात का बड़ा दुख होगा, क्योंकि मुझे न सापा पहनने का शौक है, न उपरना ओढ़ने का शौक है। मुझे शौक इस बात का है कि चाहे मैं समाज में टेम्पो में बैठ कर आऊँ,
चाहे मैं समाज में जिप पर बैठ कर आऊं, लेकिन जहां जाऊं वहां आईएएस और आरएस बनाने का सपना छोड़कर आऊं, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, आप सभी का मेरी बात को सुनना दुनिया के सबसे बड़े एक ऐतिहासिक पलों में से है। साथियों, एक छोटी सी बात, क्योंकि बागरा क्षेत्र के इतने गणमान्य भामाशाहों के माध्यम से दीप ज्योति निःशुल्क कोचिंग संस्थान का उद्घाटन किया। न जाने सुबह के बैच में 50 और शाम के बैच में 30 विद्यार्थी यहाँ निःशुल्क कोचिंग ले रहे हैं, लेकिन एक दर्द इस बात का है जो मैं आप सभी के बीच में रखना चाहूंगा कि एक छोटी सी कहानी, क्योंकि वह कहानी एक प्रेरणा देती है कि इतने साल की आज़ादी के बाद भी बच्चा पढ़ा लिखा है लेकिन नौकरी क्यों नहीं लगा, किस कारण से वो नौकरी के अंतिम क्षण तक नहीं पहुंच पाया। एक बार एक हरियाणा के मुख्यमंत्री किसी गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, जब गाड़ी चल रही थी ड्राइवर गाड़ी को चला रहा था, जैसे थोड़ा सा आगे चलते हैं कुत्ता आता, गाड़ी की टक्कर से कुत्ता मर जाता है। जब किसी मुख्यमंत्री की गाड़ी से कुत्ते का मर जाना एक ब्रेकिंग न्यूज बनती है, पत्रकार महोदय उसके पास पहुंचते हैं और ड्राइवर को कहते हैं कि ड्राइवर महोदय आपकी गाड़ी की टक्कर से कुत्ता मर गया। तो उस ड्राइवर ने कहा बिल्कुल मर गया। तो वापस उस पत्रकार ने पूछा ऐसा क्या रीजन रहा कि मर गया? बोले कि कुत्ता आया, टक्कर लगी, मर गया। लेकिन यही बात जब वो होटल में बैठे थे मुख्यमंत्री महोदय से पूछा कि मुख्यमंत्री महोदय आपकी गाड़ी की टक्कर से कुत्ता मर गया, तो मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया समाज के हर एक युवा साथी बेटी का जवाब होना चाहिए। उन्होंने कहा पत्रकार महोदय आप गलत बोल रहे हैं, कुत्ता गाड़ी की टक्कर से नहीं मरा था, कुत्ता इस कंफ्यूजन में था कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, इस कंफ्यूजन में मरा। न जाने कितने बच्चे ऐसे हैं जो 12वीं पास करने के बाद पहली बार बीएसटीसी का सपना देखते हैं। न जाने कितने बच्चों के पेरेंट्स देहाती मजदूरी करते हैं और बच्चे को 450 रुपए का ऑनलाइन फॉर्म और 500 रुपए की एक किताब दिलाते हैं। बच्चा कहता है कि आज मेरी आंखों में देखो, एक दिन पापा आपको रीट लेवल फर्स्ट क्लियर करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। लेकिन न जाने उस बच्चे का पढ़ाई करने के बाद बीएसटीसी का एग्जाम देता है, और जब एग्जाम में नहीं होता है तो बच्चा कहता है, ये नहीं कहता है कि मेरी कमजोरी थी इसलिए मेरा नहीं हो पाया, ये कहता है पापा एसटीसी बेकार। आपका बच्चा वर्दीधारी बनेगा यानी कांस्टेबल बनेगा। न जाने एक माता और पिता पूरी जवानी लगाते थे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, न जाने अपनी जवानी के सारे शौक छोड़ देते हैं अपनी बेटी को उस जगह जमाने के लिए कि बेटी हो तो ऐसी, बेटा हो तो ऐसा, और वही बेटा और बेटी पढ़ाई के बाद नालायक निकल जाए तो वो माता और पिता पर क्या बीतेगी। न जाने कितने बच्चे जब बीएसटीसी का एग्जाम देते हैं सिलेक्शन नहीं होता है तो कहते हैं बीएसटीसी बेकार, अब कांस्टेबल का एग्जाम देना चाहिए। न जाने माता पिता के पास पैसा होता या नहीं होता है, फिर वही 400-500 रुपए का ऑनलाइन फॉर्म, फिर वही नई किताब, और किताब दिलाने के बाद जब कांस्टेबल का एग्जाम होता है, और जब कांस्टेबल का एग्जाम में नहीं होता है, माता पिता को कहे बिना वो कहता पापा मेरा इस बार भी नहीं हुआ, आपका बेटा कांस्टेबल के लिए नहीं बना, आपका बेटा पटवारी के लिए बना। फिर वापस पटवारी का एग्जाम देता, जब पटवारी में नहीं होता है तो कहता पटवारी बेकार। फिर कहता आपका बेटा अब 3rd ईयर पास कर चुका है, अब मुझे बीएड करवा दीजिए क्योंकि आपका बेटा शिक्षक बनेगा, समाज की दिशा को ले जाएगा। माता पिता का सपना वो पूरा करने के लिए न जाने कितने बहाने बनाता है, लेकिन माता पिता एक भी बार बहाना नहीं बनाते हैं कि बेटा पिछली बार क्यों नहीं हुआ, इस बार मेरे पास पैसा नहीं है। माता पिता लाता रहता है, देता रहता है, कोचिंग भी करवाता है, न जाने अपनी जमीन भी गिरवे रखता है सिर्फ बच्चे के एक सपने के लिए, उसको रीट पास करवाने के लिए। फिर कहता है रीट करवाइए, जब रीट में नहीं होता तो कहता रीट बेकार, अब आपका बच्चा आरएस बनेगा। जब आरएस में नहीं होता तो कहता आरएस बेकार। फिर कहता आपका बच्चा दिल्ली जाएगा और यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस बनेगा। 5 साल तक एक माता और पिता आईएएस के लिए दिल्ली भेजते हैं। ऐसे करते करते आज ये बेकार, कल वो अच्छा, कल वो बेकार, परसों ये अच्छा, करते करते उसकी ओवर एज हो जाती है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि वो ओवर एज हो पाया, दुख इस बात का कि पहली बार पापा और मम्मी को कहा आज मेरी आंखों में देखो एक बेटा 500 रुपए लेकर जा रहा है, कभी आपके 500 रुपए का गुलाम नहीं बनने देगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था हो सकता है कि कलम 5 या 10 रुपए की हो, लेकिन जिस दिन इसकी इंपोर्टेंस समझने लगे, जिस दिन यहाँ चले 10 करोड़ के चेक को साइन करके पास करवा सकती, ये कलम की ताकत है, ये समाज के कलम की ताकत को हमें समझना पड़ेगा। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। न जाने कितने युवा साथी, हो सकता है कि मेरे बारे में भी 4 बात गलत कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब मैं युवाओं से मिलता हूँ, समाज की बेटियों से मिलता हूं, एक बात निकल कर आती है, सर पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन घर की स्थिति नहीं है, पढ़ना तो चाहते हैं, खेती नहीं है, पैसा नहीं है,
गरीबी इतनी कि शिक्षा में आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा इस बात को लेकर, ये बात मैं समाज में जिस मंच पर जाता हूँ हमेशा कहता हूँ कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती होगी। मैं चाहूँगा दीप ज्योति निःशुल्क कोचिंग संस्थान के माध्यम से अपने आप के माता पिता के चरण स्पर्श करके घर से निकलो और आगाज करो कि आने वाले 80 के 80 लोग नौकरी में आए, सम्मानित हो नहीं हो, मुख्य अतिथि में आए, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, मेरी बात का आप सभी के बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से है। यहाँ पर मेघमानव विकास समिति भी आए, उन तमाम लोगों का भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जब मैं शिक्षा की बात करता हूँ, बाबा साहब के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वो बेटियों के लिए हमेशा कहते हैं, हमेशा मैं एक बात जब समाज में बेटियों से बात करता हूँ कहता हूँ कि हो सकता है कि जिंदगी में अच्छे कपड़े का शौक मत रखना, यानी शरीर पे अच्छे कपड़े नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाथ में अच्छा मोबाइल नहीं होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, जूते पाम में अच्छे नहीं होंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक हाथ में कलम दूसरी हाथ में किताब ले लेना, जिंदगी में किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। ये मैं विश्वास इसलिए आप सभी को दिला रहा हूं क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसलिए सबसे पहले, क्योंकि मुझे जिस लिए इनवाइट किया है वो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन सेमिनार है। साथियों, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग बात रखी, इससे पूर्व हमारे एडीओ साहब ने भी बहुत शानदार बात रखी, इससे पूर्व डॉक्टर साहब ने बात रखी, पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी बात रखी। हमें परम आदरणीय गुरुदेव भी अभी समाज में कैसे कल्चर को डेवलप किया जाए, समाज को कैसे विकसित किया जाए, उस पर बात रखेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो निकल कर आती है, मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि राजस्थान में ये मेरा 151 सा मोटिवेशन सेमिनार है और इस बात का कि मैं जहां पर भी जाता हूं एक बात ये छोड़कर आता हूं कि अगली बार राहुल मेघवाल को उदयपुर से मत बुलाना, अगली बार इस क्षेत्र से बाहर के किसी अधिकारी को यहाँ मोटिवेशन के लिए मत बुलाना, लेकिन एक बच्चा यहाँ कोचिंग करने के बाद ये कसम खा ले कि सर 5 साल किसी जिमन में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी, 5 साल कोई शौक नहीं करूंगा, लेकिन जब भी आऊंगा यहाँ अतिथि बनकर भाषण दूंगा और कहूंगा 5 साल पहले दरी पर बैठी थी और आज आपके बीच में एक IAS और RS बनकर आई हूं, तब मुझे लगेगा इतनी शानदार व्यवस्था जो आज श्रवण जी जिस तरह से माइन संचालन कर रहे थे, मांगीलाल जी ने अपनी बात को रखा, एक अद्भुत अविस्मरणीय अतुल्य में से है। बे साथियों, बहुत सारी चीज, क्योंकि कंपटीशन की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं, मैं तमाम लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जिस तरीके से एक एक बूंद से कड़ा भरा है और मेघवाल समाज बाबा रामदेव जी का आराध्य देव रहा है हमेशा, बाबा रामदेव जी को हम पूजने वाले लोग हैं। मैं बड़े बुजुर्गों को कहना चाहूंगा, माताओं को कहना चाहूंगा, हमारा समाज यदि घर से ये ठान ले कि 10-10 रुपए इकट्ठे करके बाबा रामदेव का 3 करोड़ का मंदिर बना सकता है, तो मुझे इस बात का विश्वास है इसी सदन से, दीप ज्योति निःशुल्क कोचिंग संस्थान से घर से 100 रुपए इकट्ठा करके IAS और RS भी बना सकता है। ये विश्वास मैं समाज के बड़े बुजुर्गों से, माताओं से कहना चाहूंगा। और इस बात का जितने भी भामाशाह हैं, आज यहाँ दशरथ भाई सुरावाला, क्योंकि इससे पहले यहाँ मेरे साथ बैठे थे इंद्रजीत जी परमार साहब, एडवोकेट साहब, पिछली बार वो जब उदयपुर कार्यक्रम में आए थे, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मंचासीन लोग बैठे हैं, इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जब पिछली बार वो कार्यक्रम आए थे तो उन्होंने कहा कि राहुल जी, यहाँ पर हमारे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको मेरी कोई जरूरत पड़े तो बताना। उन्होंने मेरे को सहयोग दिया, सहयोग मुझे नहीं दिया, उन बच्चों के लिए दिया जिससे वो शिक्षित होकर आगे बढ़े। ऐसे विचारक यदि समाज में है तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज में भामाशाहों की कमी नहीं है। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा। मैंने ये बात क्यों बोली कि 10-10 रुपए इकट्ठा करके यदि बाबा रामदेव जी का मंदिर बन सकता है 3 करोड़ का, तो मुझे जरूरत है कि अगली 1 साल 2 साल जब भी आप कार्यक्रम करें, या मंचासीन लोग बैठे हैं, जितने भामाशाह बैठे हैं, यदि इन्होंने ठान लिया तो अगली बार एंकर महोदय, हमारे परम आदरणीय मेरे छोटे भाई श्रवण भाई ये नहीं कहेंगे कि अगली बार या पिछली बार हमने किराए से मकान लिया और वहां पर बच्चा पढ़ाया। अगली बार कार्यक्रम में ये सुनने को आना चाहिए कि समाज की कोचिंग निःशुल्क है, लेकिन उस कोचिंग की बिल्डिंग भी समाज की है। तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना एक भामाशाह के रूप में बना एक ऐतिहासिक पलों में से है। साथियों, कुछ बातें, क्योंकि कंपटीशन के बच्चे बैठे हैं, उनसे भी करना चाहूंगा, कुछ बातें हमारे बड़े बुजुर्गों से भी करना चाहूंगा। देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उस टाइम पे एक बात कही थी, जो बात इससे पूर्व वक्ताओं ने कहा, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जिसको जो पिएगा दौड़ेगा नहीं दहाड़ेगा। उसका एक ही मार्मिक था कि हमारा समाज में इतना पैसा उस जमाने में नहीं था कि कोई इंसान इतना बड़ा भामाशाह बन जाए।
इतना पैसा भी नहीं था कि वो एक बार में एक ही टाइम पर बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर दे। तभी उन्होंने कहा शिक्षा की चिंगारी लगाओ, जिंदगी में आने वाले टाइम में लोग आपके उस शिक्षा के बलबूते पे गुलाम बनेंगे। और आज वह उसका साक्षात उदाहरण इस समाज को देखने को मिला है। एक बात फिर इस मंच के माध्यम से एक बार कहना चाहूंगा कि हमें समाज में समाज सेवियों की जरूरत नहीं है। जो समाज सेवी हैं, समाज की सेवियों की जरूरत नहीं है। समाज में सबसे ज्यादा किसी की जरूरत है तो समाज में भामाशाहों की जरूरत है। जिस दिन भामाशाह आ गए उस दिन समाज शिक्षा में आगे बढ़ेगा, संस्कृति में भी आगे बढ़ेगा, डेवलपमेंट जब समाज का होगा। मैं इससे पहले जब मैं आ रहा था तो मेरे साथियों से मैं बात कर रहा था कि मेघवाल समाज का एक इतिहास है आज के दिन का, कि मेघवाल समाज ने जब बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम भी कराए, न जाने कितने लोग प्रतिभा सम्मान समारोह भी कराते हैं। और मैं यहाँ के जो जितने भी संचालक लोग उनको कहना चाहूंगा कि हम कब तक प्रतिभाओं का सम्मान करेंगे? जब समाज में प्रतिभा ही नहीं होगी तो सम्मान किस बात का होगा? मैं चाहूंगा अगली बार प्रतिभा सम्मान समारोह हो और डंके की चोट से कहें कि यह प्रतिभा सम्मान समारोह नहीं है। उससे पहले हमने प्रतिभाओं को बनाया है, ये सिलेक्शन लिए हैं, आज इनका हम सम्मान कर रहे हैं। तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना दुनिया का बहुत बड़ा ऐतिहासिक पलों में से एक है। साथियों, जब मैं अलग अलग क्षेत्रों में जाता हूँ, अलग अलग लोगों से मिलता हूँ, एक बार बड़ी सी दर्द की कहानी जो मैं हमेशा देखता हूँ। जब मैं लास्ट टाइम हरियाणा में गया था और हरियाणा में जब मैं लोगों से मिला तो लोगों से मिलने के बाद मैंने कहा कि आपके यहाँ के पहलवान बड़े फेमस हैं, पहलवान बाजी बहुत करते हैं। तो वहाँ के लोगों ने कहा, उनके पेरेंट्स ने कहा कि राहुल जी बचपन से इसको अच्छा खिलाते पिलाते हैं और पहलवान बनाते हैं, इसलिए पूरे विश्व में पहलवान कहीं के फेमस है तो वो हरियाणा के हैं। मैं लास्ट टाइम गुजरात गया था, यहाँ पर भाई साहब भी बैठे हैं। जब मैं गुजरात के लोगों से बात की तो मैंने कहा, उनसे पूछा कि यहाँ पर बिजनेस बड़ा फेमस है पूरे भारत के अंदर, यदि बिजनेस करना कोई जाता है तो शायद गुजरात जाते हैं। यहाँ के बहुत सारे भामाशाह भी यहाँ बैठे हैं जो गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि बच्चे की शिक्षा हो नहीं हो, चॉकलेट बेचना सिखाएंगे लेकिन बच्चे को बिजनेस करना सिखाएंगे, इसलिए भारत में कहीं के बिजनेसमैन फेमस है तो वो गुजरात के। मैं लास्ट टाइम बिहार के कार्यक्रम में गया, आप देखकर अचंभित रहेंगे। मैंने कहा जब बिहार की बात आती, इतना अन्याय, इतना शोषण, इतनी गरीबी, तभी बिहार के लोग छोड़कर इधर देहाती मजदूरी करने आते हैं। तो मैंने उनको पूछा ऐसा क्या कारण है कि जब आईएएस और आईपीएस की जब लिस्ट निकलती है, आईएएस और आईपीएस की लिस्ट निकलती है तो सबसे ज्यादा बिहार के आईएएस और आईपीएस बनते हैं। वहां एक मां ने मुझे कहा कि राहुल सर हम क्या बताएं, हमारे पले गरीबी है, घर में हो सकता है कि 2 टाइम का खाना नसीब नहीं है, लेकिन बेटा 12वीं पास करने के बाद उस कहलू वाले मकान के दरवाजे से मां के चरण स्पर्श करने के बाद ये कसम खा के दिल्ली जाता है कि मां 12वीं यहां से पास की, आऊंगा दिल्ली से तो आईएएस और आरएस बनकर, नहीं तो ठेला गाड़ी चला लूंगा, लेकिन घर पे नहीं होऊंगा। तभी आप पढ़ते होंगे टेम्पो चलाने वाला का बेटा बना आईपीएस, आज एक गाड़ी चलाने वाली बेटी बनी आईपीएस। क्यों? क्योंकि उनको पता है खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए दुनिया की सारी नौकरियां हैं। आज मेहनत कर लो, दुनिया आपकी गुलाम बन जाएगी। ये कलम की ताकत बाबा साहब ने दी है, हमें इस बात को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन जब राजस्थान की बात आती है, मैं अलग अलग कार्यक्रमों में जाता हूं, जब लोगों से मिलता हूं और मैं कहता हूं क्यों इतनी बेरोजगारी राजस्थान में, तो यहाँ के लोग तब भी फेमस हो जाते हैं, तब भी खुश हो जाते हैं जब उनके बेटे को क्लास का मॉनिटर बना दें। बड़ा इस बात का क्वेश्चन मार्क है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था पहले शिक्षित बनो। मैं तंज कसना चाहूंगा उन लोगों को जो हमेशा घर में कुछ नहीं है फिर भी समाज सेवा का झंडा लेके घूम रहे हैं। समाज को उनकी जरूरत नहीं है, पहले खुद घर में कुछ काबिल बने फिर समाज की सेवा करेंगे, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ पर आना। क्योंकि घर वाले दुखी हैं, घर वाले कह रहे हैं कि बेटा आज शाम को खाने को कुछ नहीं है, गैस की टंकी खत्म है, और वो झंडे लेके घूम रहा और कह रहा है कि भारत देश मेरा, ये राष्ट्र मेरा। तो मुझे ऐसा लगता माँ और पिता का जिसने दिल दुखाया है वो जिंदगी में समाज सेवा छोड़िए खुद की सेवा भी नहीं कर पाया है। मैंने देखा है यहाँ जिसकी 18 साल उम्र नहीं है वो युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बन जाता है, जिसके 21 साल उम्र नहीं है, जिसके घर में 100 रुपए को उधार नहीं देते हैं, उसको किसी न किसी संगठन का कोषाध्यक्ष बना देते हैं। लाना तो ऐसे पदों की, पद बनना है तो ऐसा बनना है जब अपनी माँ किसी गली से निकले तो लोग बातें कहे कि जिंदगी पर इसने टोपली उड़ाई, जिंदगी भर मजदूरी की, लेकिन बेटे और बेटी को आईएएस बनाया। तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना,
इतनी शानदार अपनी बात को रखना अपने आप में एक अभिभूत अविस्मरणीय है। साथियों, बड़ा दुख होता है, मैं इसलिए कहता हूं कि हो सकता है 4 लोग मेरे से नाराज हो, क्योंकि मैं चुपड़ी चुपड़ी बात कहने यहाँ नहीं आया हूं। मैं भी मेरी आज की क्लास वर्किंग टाइम में छोड़कर आया हूं, तो इसलिए कहने आया कि मैं भी मेघवाल समाज का बेटा हूं। यदि मेरे जाने से 4 लोग प्रेरित होते हैं और कसम खाते हैं कि घर में कुछ हो नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता है, एक टाइम का आधा खा लेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसी शिक्षा लेंगे अगली बार सम्मानित भी होंगे और सम्मान भी करेंगे और कहेंगे यह समाज का योगदान है और अब मेरा समाज का योगदान एक इस हॉस्टल के रूप में, एक कमरे के रूप में होगा। तब मुझे लगेगा ऐसे समाज सेवियों की जरूरत समाज में हमेशा होती रही है, आती रही है। मैं बेटियों को एक बात कहना चाहूंगा, जो लड़कियां अपने आप में सोचती है कि पढ़ाई से ज्यादा स्मार्टफोन जरूरी है, जो लड़कियां यह सोचती है कि दुनिया से ज्यादा मुझे अच्छे कपड़े जरूरत है, एक बेटी जब अपने पापा के घर में रहती है, मम्मी के घर में रहती है, परी बनकर रहती है। न जाने कितने समाज में बेटियों से मिलता हूं, बहुओं से मिलता हूं, समाज के युवा साथियों से मिलता हूं, एक दर्द बागरा से, एक दर्द जालों से, एक दर्द राजस्थान से निकलता है। बेटी जब हमारे पियर में रहती है, यानी उसके खुद के घर में रहती है, पापा मम्मी के, तो एक परी जैसे बनकर रहती है। लेकिन बेटी की शादी के 3 साल बाद ससुराल भी जाती है, लेकिन जाने से पहले साबुन जिसकी कोई कीमत नहीं होती 10 रुपए, वो भी जब पियर से लेकर जाती है, तब उसके माँ को आंखों में आंसू आए नहीं आए, लेकिन पिता के आंखों में आंसू आते हैं कि आज भी बेटी के सारे खर्चे मुझे अपने खुद के घर से पहनने पड़ रहे हैं। मैं बेटियों को कहना चाहूंगा, जिंदगी में कोई स्मार्टफोन का शौक मत रखना, अच्छे कपड़ों का शौक मत रखना, हाथ में मेहंदियों का भी शौक मत रखना, रील्स बनाने का शौक मत रखना, लेकिन आपकी वजह से माता और पिता कहे कि बेटी मान और सम्मानी अभिमान है घर का, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, अपनी बात को रखना दुनिया के ऐतिहासिक पलों में से है। क्यों? उसका कारण है, न जाने कितनी लड़कियां ससुराल तो जाती है, लेकिन सारे खर्चे आज पियर से ओढ़ने पड़ रहे हैं। उस माता और पिता को दर्द होता है कि 3 साल कॉलेज भेजा, 2 साल मास्टर कराया, पीएचडी कराया, फिर भी सारे खर्चे यदि पियर से ओढ़ने पड़ रहे हैं, तो फिर बेटी ने क्या किया? मैं बेटियों को कहना चाहूंगा, जब लड़की हो तो लोग ये नहीं बोले कि लड़की हुई है, लोग लड़की बोले कि वही लड़की हुई है जिस क्षेत्र में लोग पानी की तरस देते थे, वहां से रूपाराम जी की 5-6 लड़कियां हुई, 5-6 को अधिकारी बनाया, वही लड़की मेरी बनकर दिखाएगी, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, इतने शानदार कार्यक्रम में अपनी तस्वीर को रखना दुनिया के ऐतिहासिक पलों में से एक है। साथियों, जो बच्चे कंपटीशन, क्योंकि हमारे मेरे को भी जिनको सुनना है परम आदरणीय गणेश नाथ जी महाराज साहब को, क्योंकि वो समाज के कल्चर्स के बारे में बहुत अपनी अभिव्यक्ति रखते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, थोड़ा सा ये मेरा वीक पॉइंट है कि मैं जब बोलता हूं तो मुझे पसीना होता है। एक बार मैं, क्योंकि भरत भाई और नागेंद्र और मानवेंद्र और विकास और विक्रम सब बैठे हैं यहाँ, गुरमीत हमारे पुराने छात्र हैं, तो मैं कहना चाहूँगा जब मैं बोलता हूँ तो पसीना आता था। एक जैन समाज के कार्यक्रम में गया तो उन्होंने कहा कि राहुल जी आप बैठ जाइए, तो मैंने उसके बाद, क्योंकि समाज मेघवाल है तो बैठेगा तो नहीं, तो मैंने कहा जो पानी से नहाता वो लिबास बदल सकता है, और जो खुद के पसीने से नहा ले वो अपने समाज का इतिहास बदल सकता है। और मैं चाहता हूं कम से कम कुछ करें या नहीं करें, समाज को एक ऐसी पैरवी दें, समाज को एक ऐसी दिशा दें, जब लोग कहें तुम्हारी औकात नहीं कुछ करने की, जब लोग कहें गली से निकलने के बाद ये मेघवाल समाज के लोग कुछ नहीं बन सकते, लोग कहें कि तुम 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड के लोग हो, आगे नहीं बढ़ सकते हो, उन्हीं में से एक ज्वालामुखी फूटे और कहें कि दुनिया को आपने उंगली उठाई, फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारे बाप दादाओं ने आपने उंगली उठाई, इस बात का आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमने ठाना था और आज एक IAS RS बनकर आपके बीच में गांव में लौटे हैं। तो मुझे इस बात का गदगद होता है कि बेटियां और बेटे ने आपका बिगुल बजा चुके हैं। बहुत सारे युवा साथी बैठे, मैं चाहूंगा मेरी बात को ढंग से सुने, क्योंकि अब युवा साथियों की बारी है युवाओं को प्रेरित करने की। बहुत सारे युवा साथी स्टेटस डालते हैं, जब गांव में कोई SDM बनता है, RS बनता है और गांव में पोस्टिंग होती है, या SDM कोई अलग अलग समाज से बनते हैं, या कोई कलेक्टर आता है गांव में, तो लोग फोटो खिंचाते हैं और स्टेटस डालते हैं टुडे आई एम विद दिस, या मैं उनके साथ हुआ, और बड़ा लोग उसको कमेंट करते हैं थैंक यू यस विश यू ऑल द बेस्ट कांग्रेचुलेशन। लेकिन मैं चाहता हूं मेघवाल समाज के बेटे और बेटी हो, समय ऐसा लाओ कि जिनके साथ आप फोटो खिंचवा कर स्टेटस डाल रहे हो खुद के स्टेटस पर, ऐसा समय आए कि दुनिया आपके साथ फोटो खिंचाए और दुनिया के स्टेटस पर जाए और कहे ये मेघवाल साहब IAS बने, तब मुझे लगेगा आप सभी यहाँ बेटियां और बेटे जो बैठे हैं अपने आप में एक ऐतिहासिक पलों में से हैं। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ओम प्रकाश जी मलिंडा को, मैंने पहली बार फ़ोन किया, मैंने कहा मेघवाल समाज का ऐसा एक कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं, क्या आप वहाँ पर सेवा दे पाओगे? तो इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कहा मैं दे दूंगा।
क्योंकि ये पहले उदयपुरी थे, बहुत सेवाएं दी ज्ञान ज्योति के अंदर और बहुत निःशुल्क रूप से। तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां ओम प्रकाश जी मलिंडा साहब के लिए भी। मैं चाहूँगा कि ज़िंदगी के अंदर जो बच्चे लगता है कि मैं हताश हो चुका हूँ, जिन बेटियों को लगता है कि अब पढ़ाई में कोई मन नहीं है, जिन बेटों को लगता है अब पढ़ाई कुछ भी नहीं है, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई से वास्ता हट चुका है, कि जब रात को 12 बजकर आपको लगता है कि पढ़ाई कुछ भी नहीं है, पढ़ाई बेकार है, अब मोटिवेशन नहीं है, जीवन में उत्साह नहीं है, तो कुछ मत करना। रात को 12 बजे अपनी कुर्सी से उठना और कुर्सी से उठकर पापा जी की अलमारी खोलना और उस अलमारी में से 10 शर्ट निकालना। 10 शर्ट में से 8 शर्ट ऐसी होगी जिनके पापा जी के कॉलर घिसे होंगे। पापा चाहते तो 500 रुपए की नई शर्ट पहन सकते हैं, लेकिन एक पिता और एक माँ पूरी जवानी अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा देती है, फिर भी लगता है कि अब नहीं पढ़ाई करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई मोटिवेशन नहीं है। आपको उसी टाइम कसम खानी है कि जब तक ये 8 शर्ट जिनकी कॉलर घिसी है, जब तक पापा को 80 शर्ट गिफ्ट नहीं कर दूं, तब तक मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना दुनिया के उन ऐतिहासिक पलों में से है जिन्होंने आपने विचार विमर्श करके सोचा है। कभी आपको जिंदगी में लगे कि अब पढ़ाई में मन नहीं है, पढ़ते पढ़ते थक चुके हैं, हताश हो चुके हैं, अब लगता है कि पढ़ाई से कंपटीशन में मेरा सिलेक्शन नहीं होना। कभी मम्मी के साथ सब्जी मार्केट जाना और मम्मी को देखना 10 रुपए किलो आलू को 8 रुपए करवाने में 2 घंटे लगा देती है, सिर्फ 2 रुपए बचाने के लिए। आप सभी को पता है कि 2 रुपए से मम्मी की साड़ी नहीं आती है, लेकिन मम्मी को पता है 2-2 रुपए इकट्ठे करके बेटी की शिक्षा में लगाऊंगी, बेटे के शिक्षा में लगाऊंगी। तब मुझे लगेगा, कभी आपको लगे कि फिर भी नहीं पढ़ना है, पढ़े उस दिन छोड़ना जिस दिन अपने खुद के पैसों के बलबूते पर मम्मी को 10 नई साड़ी गिफ्ट करना। तब मुझे लगेगा समाज का बेटा बेटी नहीं, आने वाले टाइम में अपने आप का आत्मविश्वास आत्मसम्मान है। किसी बेटे बेटी को फिर भी लगे कि आप पढ़ाई में दम नहीं रहा है, पढ़ने में हताश हो गए हैं, तो कुछ मत करना। रात को 2 बजते पढ़ते पढ़ते थक जाओ, कुर्सी से उठना, उठने के बाद अपने पर्स को देखना, अपने पर्स को देखने के बाद अंदर ढूंढना, 2000 के 15-20 नोट हो तो पढ़ना छोड़ देना, नहीं हो तो फिर कुर्सी पे आकर बैठकर पढ़ने लग जाना। क्योंकि मनी इज मोटिवेशन। पैसा होगा तो समाज में आपकी एक अलग इंपॉर्टेंस होगी, पैसा होगा तो आपका समाज के तरफ से आपका दूसरों समाज के प्रति एक अलग रुतबा होगा। क्योंकि पैसा सब कुछ तो नहीं है। मैं जब क्योंकि फ्री कोचिंग चला रहा था, एक व्यक्ति ने मुझे कहा, मैंने कहा पैसा कुछ नहीं होता है, पैसा कुछ भी नहीं है। मेरे एक प्यारे दोस्त ने कहा, राहुल मानता हूं पैसा मरने के बाद साथ नहीं आता है, ये भी मानता हूं कि मरने के ऊपर भी नहीं आता है, लेकिन राहुल एक बात कान खोल के सुन लेना, जिस व्यक्ति के हाथ में पैसा हो जिंदगी जी उसको गिरने भी नहीं देता, ये पैसों का दम है। मैं चाहता हूं समाज में समाज सेवियों की जगह बामाशा बने, ऐसी उम्मीद। क्योंकि जिस दिन बामाशा होंगे उस दिन हमें ऐसे पंडाल में हमें कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन बामाशा होंगे, 80 गवर्नमेंट टीचर होंगे और ठान लिया कि अपनी खुद की कमाई की पहली सैलरी इसी संस्थान को दो, तो आने वाले टाइम में मैं कह रहा हूं विश्वास कोचिंग भी बनेगा और 5 स्टार जैसा कोचिंग बनेगा। यह विश्वास मैं आप सभी से दिला सकता हूं। क्योंकि कर गुजरने की तमन्ना आपके दिल में है तो दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थिति भी छोटी लगने लगती है, क्योंकि आपके दिल में वो चिंगारी उग चुकी है। फिर भी आपको कभी बच्चे को लगता है कि पढ़ाई से अब मन हट चुका है, अब पढ़ाई में दम नहीं है, पढ़ने से हताश हो चुके हैं, कुछ मत करना। यदि 5 घंटे पढ़ते पढ़ते हताश हो जाओ तो अगले दिन पढ़ना मत। वही 5 घंटे जो पढ़ते पढ़ते हताश हो गए, 5 घंटे मजदूरी करने निकलना, शायद अगले तीसरे दिन वापस बैठकर पढ़ने लग जाओगे। क्योंकि मजदूरी बुरी है। अपने पापा जी को दादाजी को पूछो मजदूरी कितनी बुरी है। क्योंकि आप सभी को पता है, जिस बच्चे ने आज से 6 से 8 घंटे नहीं पढ़े की, तैयार रहना कुछ सालों बाद 14-14 घंटे मजदूरी करना। क्योंकि जितने भी लोग हैं ये जानते हैं कि शिक्षा वो मूल मंत्र है, शिक्षा वो एक चिंगारी है। जिस दिन इसको आपने कर लिया, इस चिंगारी को जला दी, आपको भी आने वाले टाइम में समाज ही नहीं अपितु पूरा भारत नहीं, जहाँ आप जाए वो सब पूजेगा आपकी बदौलत नहीं, सिर्फ शिक्षा की बदौलत। साथियों, क्योंकि हमें बहुत सारे वक्ताओं को सुनना है, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, लेकिन दीप ज्योति कोचिंग संस्थान के जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिन भामाशाओं ने अपनी गाड़ी कमाई का 1-1 रुपया, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बात रखी, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आज समाज में सबसे बड़ी ज़रूरत है शिक्षा की। मैं पहली बार ऐसे कार्यक्रम के मंच पर मैं अपनी बात को रख रहा हूँ, जहाँ लोग कहते हैं मुझे कल मैं डूंगरपुर कार्यक्रम करने गया था, 30 और 31 तारीख को मेरा नागौर कार्यक्रम है, 7 तारीख को वापस इसी क्षेत्र में एक कार्यक्रम है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जहाँ मैं गया वहाँ एक चीज़ देखी है, बच्चे कुछ करना चाहते हैं लेकिन टीम इतनी मजबूत नहीं है। ये बात वापस कोट करूंगा,
बच्चे तो वहां कुछ करना चाहते हैं लेकिन इतनी टीम मजबूत नहीं है। मैं पहली बार देख रहा हूं जो यहाँ के बामाशाह, यहाँ के दीप ज्योति कोचिंग संस्थान, यहाँ का मेघवा समाज 11 गांव, यहाँ का परगना, यहाँ का पूरा बागरा क्षेत्र के बामाशाह चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आज तुम्हारा सपना मुझे आंखों में दिखाओ, एक दिन तुम्हारा सपना हाथों में पूरा करके देंगे। एक बार जोरदार तालियां इन तमाम लोगों के लिए, इन्होंने शानदार जो व्यवस्था कोचिंग संस्थान के माध्यम से की है। लेकिन मैं दूसरा रूप देखता हूं, तमाम जितने भी जो लोगों ने अपने अपने खुद की गाड़ी कमाई का पैसा यहां दिया, क्यों दिया? इसलिए दिया कि बाबा साहब ने उस जमाने में कहा कि मैं तुम्हें आरक्षण दे रहा हूं, इसलिए नहीं दे रहा हूं कि सैलरी आए 31 तारीख को रात को 2 बजे मन मन मुस्कुराओ और अपने बाल बच्चों को शॉपिंग कराओ। मैं आरक्षण इसलिए दे रहा हूं कि हो सकता है कि समाज इतना दृढ़ संकल्पित नहीं है, समाज इतना आगे नहीं है। कुछ मत करना, अपने सैलरी का कुछ अंश खुद के लिए मत निकालना, लेकिन समाज के उस बेटे और बेटी के लिए निकालना जिसके घर पे कहलू नहीं है। पे बैक टू सोसाइटी। मैं चाहूंगा अगली बार जब भी जो भी गवर्नमेंट टीचर्स यहाँ हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, जैसा कि इससे पहले पूर्व वक्ताओं ने अपने अंशदान में से एक दान दिया, ये इसलिए जरूरी है, सोच के चलो जब हमारी नौकरी लगती है, नौकरी की सैलरी आती है, हम स्वार्थी बन जाते हैं। हम देखते हैं बेटी की पढ़ाई कैसी अच्छी हो, हम देखते हैं बेटे के लिए हॉस्टल कितना अच्छा हो, हम ये देखते हैं बच्चा कैसे अच्छा कपड़े पहने, हम देखते हैं कितना अच्छा बंगलो बनाए, हम ये देखते हैं अच्छी कितनी गाड़ी लाएं। कितने स्वार्थी होते हैं हम लोग। एक बात सोच के सोचिए, बाबा साहब जब आरक्षण दे रहे थे ये सोचते कि आरक्षण देने से मुझे क्या फायदा मिलेगा। एक मिनट ये सोच लेते कि आरक्षण देने के बाद क्या गारंटी है कि जो आरक्षित से रिजल्ट हो उसके बाद वो पे बैक टू सोसाइटी करें। जिस व्यक्ति के आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जिस व्यक्ति की चौथी औलाद मरने जा रही थी, उनके पत्नी ने कहा कि आप मत जाइए, बेटा चौथा भी मर रहा है, गरीबी से मेडिकल रिसोर्सेस नहीं है, जाओगे चौथी औलाद मर जाएगी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर घूम कर कहे और कहा कि यहाँ रहा तो मेरे खुद के बेटे को बचा लूंगा, लेकिन उस गोलमेज सम्मेलन में नहीं गया तो समाज के सब बेटे और बेटी मर जाएंगे। ऐसी सोच डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की थी। तो मुझे ऐसा लगता है जितने भी लोग यहाँ हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड है, मुझे नहीं पता, हो सकता मेरी बात को आप बुरा भी मान रहे हैं, लेकिन मेरा बात सिर्फ बुरा मनवाने से नहीं है, मेरी बात सिर्फ इतनी सी है कि अपने कमाई का कुछ अंश देने से किसी के गरीब का उजाला हो, किसी के गरीब के घर के अंदर जो अंधेरा था उसका दीपक जले और आईएएस और आरएस बनता है, तो वो आपका छोटा अंश हो सकता है। वही बच्चा आके कहे कि फलाना जी के सहयोग से मैं आईएएस बनी हूँ, आरएस बना हूँ, अब ये फलाने जी मुझे कहें तो मैं खुद का इतना पैसा इस समाज को दे सकता हूँ, दे सकती हूँ, जिससे हॉस्टल खड़ा हो जाए। ये चिंगारी आप सभी लोगों से प्रेरित हो सकती है, ये करने वाले सभी भामाशाह लोग हैं। मैं चाहूँगा अगली बार जब भी आप मुझे एज ए स्पीकर या मोटिवेशन के लिए बुलाएं, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को हम क्या सिखाएं, बड़े बुजुर्गों को लिए क्या कहें, लेकिन एक बात जरूर इस माध्यम से कहना चाहूँगा। मैं पिछली बार एक कार्यक्रम में गया, वहाँ लोगों ने कहा कि इतने साल की आज़ादी के बाद आज भी गाँव के अंदर, शहरों में, समाज में टांग खिंचाई है। आज भी लोग एक अच्छा कार्य कर रहा है, दूसरे उसकी टांग खिंचाई कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग युवाओं की टांग खिंचाई कर रहे हैं, युवा बड़े बुजुर्गों की टांग खिंचाई कर रहे हैं, दोनों के बीच में एक खाई हो चुकी है। मैंने उस समाज के लिए और उस जाजम से एक बात कसम दिलाई कि हो सकता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किस विपरीत परिस्थितियों में पड़े हमें नहीं पता है, लेकिन आज हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। आज इस दरी पर बैठकर यह कसम खा के जाना है कि समाज में एक दूसरे की टांग खींचेगी जगह एक दूसरे का हाथ खींचना है और आगे बढ़ाना है, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना समाज के लिए एक प्रेरित करने वाली बात है। साथियों, मैं भी एक छोटी सी बात अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं भी जब गांव से निकला, छोटी सी आंखों में बड़ा सपना था, मैं भी एक समाज का एक आईएएस बनना चाहता था, लेकिन ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन एक न एक चीज़ ऐसी होती जो उसको आगे नहीं बढ़ने देती है। मैं जब कोचिंग करने गया, मैं 92% पीसीएम में था 12th क्लास के अंदर, ये उम्मीद करके एक कोचिंग में गया। मैंने कहा कि मुझे एजुकेशन लेनी है, आईआईटी की कोचिंग करनी है। तो वहाँ के डायरेक्टर ने कहा कि राहुल, हम आपको कोचिंग तो देंगे लेकिन 70,000 रुपये फीस लगेगी। एक गरीब किसान का बेटा जब 70,000 सामने सुनता है तो न जाने उसके दिमाग में कितने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अपने जब गरीब लोग होते हैं उनके पास में एक सबसे बड़ा अच्छा शब्द होता है, वो निवेदन। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, सर जब भी आप आईआईटी के रिजल्ट आएंगे, सबसे पहला अच्छा रिजल्ट आएगा, ये मैं मेघवाल का वचन देता हूँ, सबसे पहले मेरा आएगा, मुझे आप फ्री पढ़ा दीजिए। ये फ्री कोचिंग की इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूँ, लेकिन उस व्यक्ति ने नहीं पढ़ाया। उस व्यक्ति ने कहा शिक्षा एक व्यापार है, आपके फ्री पढ़ाने से हमारा इतना लॉस होगा। मैं उस दिन समझ गया था, न जाने मेघवाल समाज में कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनकी छोटी सी आंखों में बड़ा सपना होगा,
आप पैसों की कमी से कोचिंग नहीं कर पा रहे होंगे। जब कोचिंग नहीं कर पा रहे होंगे तो सुबह उठकर मार्बल फिटिंग का काम कर रहे होंगे, कहीं के छोटी मोटी बेरोजगार की रोजगार में प्राइवेट नौकरी कर पा रहे होंगे। ये दर्द था मेरा उस जमाने में, 2010 की मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं दूसरे दिन गया उसी डायरेक्टर के पास, लगा पहला दिन मूड ऑफ होगा। जब दूसरे दिन गया और कहा कि डायरेक्टर महोदय मुझे फ्री कोचिंग दे दीजिए, मैं आंखों में सपना देखो एक दिन हाथों में रिजल्ट दूंगा। डायरेक्टर ने वापस कुछ जवाब नहीं दिया। जब तीसरे दिन में गेट में जा रहा था, जब अंदर जा रहा था, अंदर डायरेक्टर खड़ा था, जब बीच में वॉचमैन जो गेट पर खड़ा होता उसको चिल्लाया और कहा कि तुम कैसे देहाती मजदूरों के बच्चों को गेट के अंदर आने देते हो, तुम्हारा काम सिर्फ इतना सा है, अच्छे कपड़े वाले जो फीस दे सकते हैं उनको गेट में आने दो। ये 3 दिन से छोरा घूम रहा है और न जाने कितनी बार कितने छोरों को यहाँ लाएगा, ऐसे बच्चों को बाहर रखने दो। जब मैं गेट के अंदर जा रहा था तब उस गेट कीपर ने, गेट वॉचमैन ने मुझे कॉलर पकड़ के धक्का देके कोचिंग से बाहर निकाला। तब मैं, राहुल मेघवाल ने ठाना था एक ऐसा कोचिंग लाऊंगा जहां आंखों में सपने होंगे, दरी पर बैठाकर नौकरी लगा के का वादा करेंगे। और आप सभी के सहयोग, आशीर्वाद, उम्मीद से बड़ी बात तो नहीं कहता, मैं इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है कि आपको फ्री कोचिंग की इंपॉर्टेंस नहीं हो सकता है आपको लगे फ्री क्या है, फ्री की क्या इंपॉर्टेंस है। लोगों का काम है चंदा इकट्ठा करना, समाज सेवियों का काम है समाज में अपना नाम चमकाना, इन लोगों का काम है कि काम करना। मैं उन तमाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जो फ्री कोचिंग से कह रहे हैं उनको कहना चाहूंगा, यदि आप फ्री की इज्जत नहीं कर सकते हैं तो पानी भी मत पियो, क्योंकि पानी भी क्या मिलता है। यदि फ्री की आपको लगता है इंपॉर्टेंस नहीं है तो ये चलने वाली हवा क्या है, फ्री है, इसको मत लो। एक दिन नहीं लोगे तो शायद जिंदे नहीं रहोगे। हो सकता है कि सूर्य की किरणें आपके लिए फ्री हैं, लेकिन एक दिन नहीं आए तो अपन को महसूस होता है, सूर्य निकल जाता है तो कपड़े बाहर सुखाते हैं। सूर्य की किरणें फ्री हैं, लेकिन वो नहीं हो तो सबसे ज्यादा अमूल्य वही है। उसी तरह से दीप ज्योति निःशुल्क कोचिंग संस्थान है। आज इनकी आंखों में देखे ये चमकते सितारे हैं। आज हो सकता है कि कुछ मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आज इन पर विश्वास करो और ये ना सोचो कि बाहर कहीं कोचिंग करने जाता तो मेरा ये हो जाता, बाहर वहां से पढ़ती तो मेरा ये हो जाता। आज अपना सपना इनको लिख कर दो। मैं विश्वास दिलाता हूं ये मुझे बुलाएंगे, चाहे टेम्पो में बैठ कर आऊं, चाहे जीप में लटक कर आऊं, चाहे मैं बस में बैठ कर आऊं, आपके लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। ये विश्वास इस मन से इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि जब बच्चे में जान हो और जब पढ़ाने वाले यहाँ के आयोजक टीम में जान हो तो एक ताल से ताली नहीं बजती है, ये अपनी ताली बजा रहे हैं। तभी कहा कि एक मंच से एक ही मीटिंग में 3 लाख रुपए इकट्ठा होना, 5 लाख रुपए इकट्ठा होना, फिर 10 लाख रुपए इकट्ठा होना, वो तमाम बामाशा अपनी पैसों की कमी इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप कोचिंग आए, मलिंदा सर को पढ़ें और घर जाके मजाक करें कि फ्री है, क्या फर्क पड़ता है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, समाज की सबसे बड़ी विडंबना, जहां दीपक जलता है उसके नीचे अंधेरा रहता है। ये तमाम जितने भी अतिथि लोग हैं ये अपने आप में मूल्यवान हैं, लेकिन हो सकता है कभी आप इनकी भी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाओ। जिस दिन अपने समाज के किया हुए काम की इंपॉर्टेंस आपने समझ ली, आने वाले टाइम में एक ऐतिहासिक पलों में लिखा वाला दिन होगा। मैं जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इन तमाम युवाओं से कहना चाहूंगा, जिस तरह से इन लोगों ने प्रतिभा सम्मान किया या नहीं किया, इन लोगों ने मंदिर बनाया या नहीं बनाया, इन लोगों ने पहले हॉस्टल नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने सबसे पहले सोचा कि क्या करें समाज का उत्थान हो, तो सबसे पहले निःशुल्क कोचिंग खोला। ये सबसे बड़ा धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ सब कर लेते हैं, लेकिन कोचिंग व्यवस्था है, कोचिंग जो सिस्टम है चलाने में बड़ा मुश्किल रहती है। लेकिन आप सभी बड़े बुजुर्ग जो, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा कि जिनके सिर पे पगड़ी होती है वो समाज की छवि होती है। जितने भी छवि धारक जितने भी लोग हैं, आपने कहा कि इस हॉस्टल के लिए, इस कोचिंग के लिए समाज में आप घूम गए, तो मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, उम्मीद है कि अगली बार 5 लाख 10 लाख का बजट नहीं होगा। बजट होगा बच्चों के पढ़ाई के लिए तो 1 करोड़ से ऊपर होगा। ये विश्वास मैं आप सभी गणमान्य लोगों से, बड़े बुजुर्गों से, माता बहनों से दिलवाना चाहूंगा। लेकिन ये सारी चीजें जिसके लिए कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, बस सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले कभी आपको लगे कि कोचिंग क्या है, उस माता और पिता की आंखों के सपने देखना जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, सब कुछ दाव पे लगा दिया। और आप सोचे, पहले किसी जमाने में, इससे पहले पूर्व वक्ताओं ने कहा कि पहले बेटा और बेटी को माँ और बाप पढ़ाते थे, पड़ोसी को टेंशन नहीं थी। मैं अपने समाज को देख पा रहा हूँ इतने साल की आज़ादी के बाद पहली बार कि अपने खुद के बच्चों की टेंशन तो है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा टेंशन अपने समाज के बच्चों की टेंशन है। ये बहुत बड़ी अपने आप में एक ऐतिहासिक पलों में से बात है जो आप सभी को इसकी इंपॉर्टेंस समझनी है। मैं श्रवण भाई और जितने भी गणमान्य लोग हैं इस कोचिंग संस्थान से जुड़े हैं, कभी गेट टुगेदर बच्चों का क्लासरूम में रखिएगा, पर इस बात की मैं कसम दिला के जाऊँगा, जो उस टेबल पर, उस स्टूल पर बैठ गया, उस दिन आने वाले टाइम में भले 6 घंटे, 6 महीने, 6 साल तक हो सकता है कि आपके जीवन में नहीं आए,
हो सकता है आपके घर पे नहीं आए, लेकिन जब भी आएगा तो लाल बत्ती की गाड़ी में लौटेगा। ये विश्वास मैं इस मंच के आपको दिला सकता हूँ। विश्वास कायम रखने के लिए बच्चे हमारे पास हैं। पूरे आने वाले वक्ताओं को हम सुनना और परम आदरणीय महाराज साहब को सुनना है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, कभी क्योंकि बड़े बुजुर्ग और माताओं को तो हम क्या समझाएं, लेकिन बेटियों के अपने आप में एक बात हो, बेटों के अपने आप में एक बात हो, जब भी आप जिस गली से निकलें लोग कहें कि बेटा हो तो ऐसा, पत्नी कहे पति हो तो ऐसा, पति कहे पत्नी हो तो ऐसा, भाई कहे बहन हो तो ऐसा, बहन कहे भाई हो तो ऐसा, और मैं कहूं जो वो कहे ये ऐसा, वो मेघवात समाज का बेटा और बेटी हो। तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, मेरी बात को सुनना बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक पलों में से है। 4 पंक्तियों से मेरी बात को मैं विराज करूंगा, लेकिन कभी मेरे लायक कुछ भी काम हो, चाहे सेमिनार्स को लेकर हो, चाहे क्लास पॉलिटी और रीजनिंग में पढ़ाता है, जैसा आपको अच्छा लगेगा कंटिन्यू क्लास लेंगे। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, इस बात का मैं कमिटमेंट करता हूँ, रीजनिंग कभी मेरे को मौका दीजिएगा। ये बात है कि रीजनिंग आपको टीचर बना देंगे, ज़्यादा बड़ा विश्वास हम नहीं दिला सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि समाज के इतने गणमान्य लोगों ने इतना बूंद बूंद करके आपका गड़ा आने वाले टाइम में खाली नहीं होना चाहिए। तमाम लोगों को ध्यान में रखते हुए हम सोचते हैं कभी कभार, जो बेटियाँ सोचती है कि मैं मेरी मम्मी की जगह होती थी ये कर लेती है, बेटे सोचते हैं कि मैं पापा की जगह होता था हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। मैं तमाम बेटे और बेटियों को कहना चाहूँगा, कभी कभी हम सोचते हैं हम बहुत देरी से आए हैं, हमें तो अकबर की तानाशाही में आना था, हमें तो बीरबल की यादों में आना था, हमें तो बाबा साहब के समय आना था। फिर हम सोचते हैं आए हैं तो सही समय पर आए हैं। रच डाले इतिहास उन लोगों ने, दीप ज्योति निशुल्क कोचिंग संस्थान एक नया इतिहास रचने आया है। जोरदार ताली आप सभी आयोजक टीम के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, माता बहनों के लिए, बामाशाओं गणों के लिए, परम